Let the coefficient of three terms tr plus 1, tr plus 2 in the binomial expansion of a plus b raised to 12 be in GP। तो हमें जनरल टर्म पता होता है किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का। ये क्या होता है, एन सी आर। एन यहाँ पे 12 है तो 12 CR ए रेस टू एन माइनस आर। फिर से एन की जगह पे आप 12 रख सकते हैं तो 12 - R इंटू बी रेस टू आर। कॉफिशियंट ये वाला है 12 CR। तो अगर r प्लस 1th टर्म में कॉफिशियंट 12 CR है तो टी आर में कॉफिशियंट क्या होगा? कॉफिशियंट ऑफ टी आर विल बी 12 CR - 1। और टी आर प्लस 1th टर्म का कॉफिशियंट तो ये है ही 12 CR। और r+2th टर्म का जो नेक्स्ट टर्म है उसका कॉफिशियंट क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 12 CR+1। अब ये तीनों जीपी में है। तीन नंबर्स जीपी में होते हैं, इनका मतलब कॉमन रेशियो उनका सेम होता है। B² = AC इफ ABC are in GP। तो ये आपके जीपी में है। आपके पास एक रिजल्ट होता है बाइनोमियल में, NCR/NCR - 1 कैन बी रिटन एज N - R+1/R। ये आप बेसिक एनसीआर के वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे B/A 12 CR/12 CR - 1 क्योंकि जीपी में है इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म 12 CR+1/12 CR। तो जैसे ही आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे आपको ये क्या मिल जाएगा, एन की वैल्यू 12 और आर की वैल्यू आर है तो ये हो जाएगा 13 - R डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आर की जगह पे R+1 रिप्लेस कर दीजिए तो ये 12 - R डिवाइड बाई R+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप तो यहाँ से हो जाएगा 13 - R मल्टीप्लाइड बाई R+1 इज इक्वल टू R इंटू 12 - R। लेट सिंप्लीफाई दिस। ये हो गया आपका 13R - R² -R+13 इज इक्वल टू 12R - R²। तो यहां से ये 12R हो गया, इस पूरे से कैंसिल हो गया। एंड देन ये R² इस R² से कैंसिल हो गया। तो बेसिकली यूर गेटिंग 13 = 0 विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के कोएफिशिएंट जीपी में हो जाए। पी बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज आ ही नहीं रही है तो जीरो पॉसिबिलिटीज, पी की वैल्यू जीरो हो गई। फिर सेकंड पार्ट क्या है, लेट क्यू बी द सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो विल डिस्कस हाउ डू वी फाइंड रैशनल टर्म्स ऑफ बाइनोमियल। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि यू फाइंड द सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स या नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स ऑफ एनी बाइनोमियल, तो आप क्या करेंगे, उसका जनरल टर्म लिखेंगे। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, 4th रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 होल रेज टू 12। तो इसका जनरल टर्म r+1th टर्म क्या हो जाएगा, सेम एनसीआर तो 12 CR। फिर ए विच इज 4th रूट ऑफ 3 मतलब 3 raised to 1/4 की पावर 12 - R। एंड देन बी विच इज क्यूब रूट ऑफ 4 रेज टू आर। तो अगर इसको रैशनल होना है तो सारे एक्सपोनेंट इंटीजर होने चाहिए, राइट। तो एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे है 12 - R/4 और यहाँ पे है आपके पास R/3। ये क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब ये इंटीजर कब होंगे, पहला वाला पार्ट जो आपका 12 - R/4 है, इसको आप 12/4 3 - R/4 लिख सकते हैं। और ये आपका R/3, ये दोनों ही आपके इंटीजर होने चाहिए। और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, आर की वैल्यू आपकी 0 से लेके इस मैक्सिमम पावर एन तक जाती है। तो 0 से 12 के बीच में आप आर की वो सारी पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं जिसमें R/4 और R/3 दोनों इंटीजर होता हो। 4 और 3 का एलसीएम 12 है तो आर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 12, 12 के फॉर्म का होगा। अब 0 से 12 में आपके दो ही मल्टीपल ऑफ 12 है, एक 0 खुद है और एक 12। तो यही दो टर्म्स होंगे, आपको उनका समीशन निकालना है। तो सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स क्या हो जाएगा, जब आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो 12C0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 raised to 12/4 और ये आपका 0 हो गया, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। दूसरा जब आप आर की वैल्यू 12 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12C12 एंड दिस पार्ट विल बी 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 raised to 12/3 विच इज 4। तो 12C0 इज 1, दिस इज 3 raised to 3 विच इज 27, ये 1 है आपका। 12C12 इज अगेन 1, ये 1 हो गया, ये आपका 256 हो गया। तो एट दीज टू यू आर गेटिंग 283। देखते हैं क्या आंसर गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन 283, यस दैट इज आंसर गिवन।
द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो है क्यूब रूट ऑफ 7 मतलब 7 raised to 1/3, एंड देन 12th रूट ऑफ 11 मतलब 11 raised to 1/12 द होल रेस टू n। इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स अगर 183 है तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या हो सकती है। तो अगर हम इसको जनरल टर्म देखें तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, एन सी आर ए रेस टू n माइनस आर एंड बी रेस टू आर, ये r/12 हो गया। तो यहाँ पे जो पावर्स हैं इन नेचुरल नंबर 7 और 11 पे, वो क्या है, n-r/3, और यहाँ पे r/ आपका 12 है। तो ये क्या होनी चाहिए, ये इंटीजर जरूर होनी चाहिए, ये इंटीजर आपके जरूर होने चाहिए, तभी ये इंटीग्रल टर्म्स मिल पाएगा। अगर मान लीजिए r की वैल्यू 5 हो गई तो ये 11 raised to 5/12, ये तो इरेशनल टर्म हो जाएगा, इंटीग्रल टर्म तो होगा नहीं। तो r आपका क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 12 होना चाहिए। अगर r मल्टीपल ऑफ 12 हो गया तो ये वाला भी आपका इंटीजर हो जाएगा, प्रोवाइडेड n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो r जो यहाँ पे होता है वो 0 से लेके n तक जाता है, राइट। तो r अगर हम जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी हमें 122 टर्म्स मिल जाएंगे, 183 टर्म्स मिल जाएंगे, और फिर n की वैल्यू लीस्ट हो जाएगी। तो r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, एंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 12 आपको कवर करना है। 12 हो गया, 12 into 2 हो गया, 12 into 3 हो गया, सो अनटिल अगर आपको 183 टर्म्स चाहिए और आपने 0 से स्टार्ट किया है तो आप 12 into 182 पे रखना चाहेंगे, राइट। तो इतने r की वैल्यूज होंगे तो आपको इतने इंटीग्रल टर्म्स मिल जाएंगे। अब ये जो लास्ट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, राइट, r इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n। तो 182 into 12 लेस देन इक्वल टू n। तो n की जो लीस्ट वैल्यू यही होगी, n इससे बड़ा भी हो सकता है बट लीस्ट तो यही हो गया ना आपका। तो लीस्ट वैल्यू इज 12 into 182 विच इज 2184। और अगर n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता, हालांकि ऑप्शन में देखें तो ऑल द ऑप्शंस आर मल्टीपल ऑफ 3, तो r की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होती तो और देर से स्टार्ट होती, तो n की वैल्यू और दूर तक जाती, तो फिर वो लीस्ट वैल्यू नहीं हो पाता। तो लीस्ट वैल्यू के लिए r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, एंड वी शुड स्टॉप हियर। अगर n की वैल्यू इससे ज्यादा लेंगे तो फिर वो लीस्ट वैल्यू ऑफ n कंसिडर्ड नहीं होगा। वी आर गेटिंग द फर्स्ट ऑप्शन एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस। The remainder when 7 raised to 103 is divided by 23। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर रहा हूँ, बट इसको करने के लिए आप और अदर ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं, जैसे आप ऑयलर्स थ्योरम यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज फॉर्मेट्स थ्योरम, यू कैन यूज कॉन्ग्रुओ मॉडुलो की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं बाइनोमियल यूज कर रहा हूँ एंड आई विल बी राइटिंग दिस, 7 का एक्सपोनेंट 3 अगर ले लें तो ये 343 हो जाएगा, विच विल बी 23 into 15 - 2, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 345 - 2। अब इस 7 raised to 103 को हम लोग लिख सकते हैं 7³ raised to 34 into 7। 7³ को आपने ऐसे ब्रेक किया ही है, 345 आपका मल्टीपल ऑफ 23 है, आप चाहें तो उसको 23 लैम्डा ऐसे लिख के फिर -2 raised to 34 into 7 कर सकते हैं। आपका टारगेट ये है कि 23 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, इस बात पे आपको फोकस करना है। तो जब आप बाइनोमियली इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो सारे ही टर्म्स में 23 रेस टू समथिंग होगा। एक जैसे कि फर्स्ट टर्म आप लिखते हैं तो 34C0 23 λ raised to 34 लिखेंगे। ऐसे जितने भी टर्म होंगे उसमें 23 λ raised to समथिंग होगा तो मल्टीपल ऑफ 23 हो ही जाएगा, एक्सेप्ट द लास्ट टर्म विच इज -2 raised to 34। अब इवन पावर है तो नेगेटिव आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और बाहर में आपका 7 है। तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 23 हो गया, एक्सेप्ट द लास्ट टर्म जो कि आपका 2 raised to 34, दिस मल्टीप्लाइड बाय 7। तो यहां से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अगर इस पिक्चर को देखें तो ये वाला पार्ट तो आप स्किप कर दीजिए, रिमाइंडर इतना सा हो जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर इज ये वाला पार्ट 7 into 2 raised to 34। बट ये नंबर तो बहुत बड़ा है, 23 से तो बड़ा है, इसका मतलब आपको इसको फिर से 23 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 2 raised to 34 को सिंप्लीफाई करिए, तो 2 का कोई एक ऐसा एक्सपोनेंट ढूंढिए आप जो कि 23 के मल्टीपल के आसपास हो।
फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू 8, 256 जो है ये आपका 23 into 11 विच इज 253 +3 है ना। तो ये आप लिख सकते हैं 23a +3। फिर आप इसको बाइनोमियली कैसे लिखेंगे 2 रेज टू 34 को? 2 रेज टू 34 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 8 की पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर। ये वाला पार्ट 2 रेज टू 8 आप क्या लिखेंगे? 23a +3 रेज टू 4 इंटू 4। आप इसको कॉन्ग्रो मॉडल की प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे, उसमें स्टेप्स कम लिखने पड़ेंगे आपको। तो ये हो गया आपका 3 रेज टू 4, क्योंकि बाकी जो भी होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। तो रिमाइंडर पार्ट आपका यहीं से आएगा, इंटू 4, 3 रेज टू 4 इंटू 4। और आपका 7 है ना, 7 को हम लोग अलग से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिमाइंडर क्या हो रहा है आपका? 7 इंटू 3 रेज टू 4 इज 81, एंड इंटू 4, 81 को आप फिर से 23 से डिवाइड कर दीजिए। तो दिस विल बी 7 इंटू 4, ये 28 हो गया, इसको एक साथ कर दीजिए। और ये 81 हो गया। अब मैं इसको 23 से डिवाइड कर देता हूँ। तो इसको आप 23 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट 5 हो गया, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? 81 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 69 to 12, 60 हो गया। देन फाइनली यू डिवाइड बाई 23, तो ये आपका 46 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो आंसर इज 14, 14 इज द रिमाइंडर। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर गिवन है इसका। आंसर इज ऑप्शन ए विच इज 14। Let alpha, beta, gamma and delta be the coefficient of x raised to 7, x raised to 5, x raised to 3x respectively. ये सारे ऑड पावर्स हैं x के इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल सीरीज। तो इसको अगर आप ऐसे देखते हैं कि a + b⁻5 प्लस a-b⁻5 है, तो इसके एक्सपेंशन में पहला टर्म जो है दोनों जगह पे सेम होगा और वो क्लब हो जाएगा, तो a⁻5 2 टाइम्स। लेकिन दूसरा टर्म जो होगा ना ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो उसको हम लोग नहीं लिख रहे। फिर तीसरा टर्म हम लोग लिख रहे हैं विच इज 5c2 a³ b² एंड देन नेक्स्ट टर्म विल कैंसिल एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म विल बी 5c4 a b⁻4। तो यही तीन टर्म्स आएंगे आपके पास। नाउ व्हाट आर दोज टर्म्स? तो ए आपने किसके एज्यूम किया? एक्स को। तो पहला टर्म हो गया आपके पास x⁻5, दूसरा हो गया 5c2 x³ बी आपने किसको एज्यूम किया? इसको। तो √(x³ - 1) का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ x³ - 1 बचेगा। एंड द लास्ट वन इज 5c4 टाइम्स a इज x एंड दिस b⁻4, इसका पावर 4 डालेंगे तो x³ - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर। 2 आप बाहर ही रखिए फिलहाल। x⁻5, 5c2 इज 10, x³ into x³ - 1, तो ये x⁻6 माइनस x³ हो गया आपका। देन 5c4 is 5, और x इंटू a-b होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो पहला हो गया x⁻6 मल्टीप्लाइड बाई x इज x⁻7, देन -2x³ मल्टीप्लाइड बाई x इज 2x⁻4 +1। तो आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे? द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻7, x⁻7 कहाँ है? सिर्फ यहीं पे आपके पास है ना, 5 इधर से, और मल्टीप्लाइड बाई 2 होने की वजह से 2 × 5 10 हो गया आपका। सिमिलरली बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? x⁻5 यहीं पे है बस, तो बीटा 2 हो गया आपका। गामा x⁻3 का कोएफिशिएंट, तो ये आपके पास क्या हो रहा है? -10 यहाँ से, और 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये -20 हो गया। एंड डेल्टा विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x आपके पास यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? अच्छा ये x था, सॉरी, ये x टर्म है क्योंकि ये x×1 हो रहा है, माई मिस्टेक। तो ये 5 × 2 10 हो जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास 10 हो जाएगी। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। अब आपके पास क्या है? दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच यू आर सॉल्विंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। तो अल्फा यू, अल्फा की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 10, 10u, बीटा, बीटा विच इज 2, तो 2v इज इक्वल टू 18। ये एक इक्वेशन बन गया। आप चाहे तो 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो 9u + v इज इक्वल टू
आई मीन 5u+v=9। और दूसरा इक्वेशन आपके पास गामा विच इज -20, -20u प्लस डेल्टा विच इज 10, 10v=20। यहाँ से आप 10 कैंसिल कर देंगे तो -2u प्लस v=2 हो गया आपके पास। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यू गेट 7u, v कैंसिल हो गया, u की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। आप जैसे u की वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास v की वैल्यू 9 - 5 4 हो गई। क्या आपको फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है u प्लस v की वैल्यू। तो u+v=1+4 विच इज 5। देखते हैं आंसर क्या गिवन है। आंसर इज गिवन एज ऑप्शन ए विच इज 5। तो यही आंसर आ रहा है अपना 5। तो हियर वी हैव बीन गिवन सिग्मा r varies 0 to 5, r varies 0 to 5, 11c 2r plus 1 divided by 2r plus 2, and when you simplify this you have to equate it to m by n, where m and n are co-prime, their HCF is 1, and then you need to find their difference. तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल में, दैट एन सी आर कैन बी रिटन एज n by r into n-1 cr-1। Using this property we can write 12c 2r plus 2 is equal to, ये जो n है यहाँ पे आ जाता है, this n comes over here, so 12 divide by this subscript will come in denominator, and 1 less than this n-1, इससे एक कम तो 11 हो गया, और इससे एक कम यहाँ पे आ जाता है तो cr+1 हो गया, जो कि आपको यही वाला टर्म दे रहा है ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रीअरेंज करेंगे तो ये वाला पार्ट जिस पे आपको सिग्मा लगाना है, ये वाला पार्ट तो है यहाँ पे, दिस कैन बी रिटन एज 12 को आप इधर लेते आइए, तो दिस सिग्मा इज सिग्मा r वेरी 0 to 5, और इस वाले टर्म की जगह पे आप ये रख दीजिए विच इज 12c 2r+2/12। तो इससे बेनिफिट क्या मिला, ये जो टर्म आपका वेरिएबल था, क्योंकि r यहाँ पे वेरिएबल है सिग्मा का, उसको आपने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, तो यहां से आप एस सिग्मा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/12 बाहर आ गया, और जैसे ही आप आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू गेट अ सीरीज 12c2 प्लस 12c4, सो ऑन टिल 12c, आर की वैल्यू 5 रखेंगे तो 12c12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से एक बाइनोमियल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि इफ वी आर एडिंग all the even subscript of any binomial coefficient, अगर जीरो से स्टार्ट होता है तो सारे इवन अगर आप लिखते हैं तो दिस इज व्हाट 2 raised to n-1, 12-1 विच इज 2 raised to 11, ये 2 raised to 11 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि 12c0 मिसिंग है, 12c0 इज व्हाट 1, तो इस 12c0 को आप इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आके -1 हो जाएगा। तो दिस पिक्चर इज 2 raised to 11 -1/12। 2 raised to 11 -1 क्या हो जाएगा आपका 2048, -1 करेंगे तो, या -1 लिख लेते हैं स्टेप में, /12, तो ये आपका हो गया 2047, एंड n इज 12। ऑफ कोर्स दे आर को प्राइम, तो यही आपका m और n का वैल्यू हो गया। नाउ यू नीड m-n, तो 2047 -12 विच इज 2035। Let's check what is the answer given. Yes, answer is given as 2035. If r varies 1 to 30, r square into 30cr whole square divided by 30cr-1 is equal to alpha into 2 raised to 29। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो we are going to use some properties of binomial coefficient here। पहली प्रॉपर्टी ये है कि NCr/NCr-1 is equal to n+1 minus r by r। बहुत सिंपल और बेसिक है, आप खुद से भी डिराइव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी विल बी यूजिंग एज सिग्मा r वेरीज 0 to n या 1 to n, आपको जो भी लिखना है। जीरो भी लिखेंगे तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा कि जीरो रखने पे ये टर्म जीरो ही हो जाएगा। तो वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम 0 और 1 इट विल बी n into 2 raised to n-1, एंड सिग्मा r वेरीज 1 to n r स्क्वायर, यहाँ पे भी आप चाहें तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं,
that is equal to n plus 1 2 raised to n minus 2. So these are three important and basic results which we'll be using for solving this question. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सिग्मा आर वेरीज 1 to 30, आर स्क्वायर बाहर आने देते हैं. यहाँ पे 30 CR का स्क्वायर है, एक 30 CR ले लेते हैं और डिवाइड बाय 30 CR - 1 कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 30 CR अलग से कर देते हैं. तो यहाँ पे आपका ये वाला रिजल्ट यूज हो जाएगा, NCR/NCR-1. तो ये हो जाएगा सिग्मा आर वेरीज 1 to 30. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, n+1 - r, तो 31 - r/r इंटू 30 CR, और ये आर स्क्वायर भी है आपका. तो 30 CR एंड आर स्क्वायर इज देयर इन मल्टीप्लीकेशन. तो ये आर और ये आर कैंसिल हो गया. तो आपके पास आ रहा है सिग्मा आर वेरीज 1 to 30. इस आर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों टर्म से, तो 31 r माइनस आर स्क्वायर 30 CR. सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो पहला टर्म हो जाएगा 31, एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में आप बाहर ले सकते हैं, r इंटू 30 CR. और दूसरा हो जाएगा आपके पास सिग्मा आर वेरीज 1 to 30, आर स्क्वायर इंटू 30 CR. नाउ यू कैन यूज दीज टू रिजल्ट्स, ये वाला और ये वाला रिजल्ट आप यूज कर लीजिए यहाँ. तो फर्स्ट वन इज 31 इंटू सिग्मा आर वेरीज 1 to n, एन आर एन सी आर एस n इंटू n क्या है यहाँ पे 30 है, तो n इंटू 2 raised to n - 1, 2 raised to 29, माइनस ये वाला रिजल्ट, तो n इंटू n+1, n अगेन अगेन इज 30, तो 31 2 raised to n - 2. तो ये हो जाएगा आपका 30 - 2 28. 30 और 31 दोनों जगह पे कॉमन है, तो लेट्स टेक इट कॉमन. 30 31, 2 raised to 28 भी आप कॉमन ले सकते हैं, एंड यू विल लेफ्ट विथ 2 - 1. तो ये हो गया आपका 30 31 एंड 2 raised to 28. 2 - 1 तो 1 ही हो गया आपका. तो आप यहां से 2 ले लीजिए, तो आपके पास 15 बचेगा और 31 बचेगा, और इस 2 को आप इधर लाके दे दीजिए, तो 2 raised to 29 हो जाएगा. तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें इक्वेट करना था इसको अल्फा इंटू 2 raised to 29 से. तो जैसे ही आप अल्फा इंटू 2 raised to 29 से इक्वेट करेंगे, तो ये वाला टर्म तो सेम है, अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 × 31, विच इज 465. क्या आंसर गिवन है, 465 इज द आंसर गिवन. वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन. तो ये मल्टीनोमियल एक्सपेंशन पे बेस्ड है. तो जब हमारे पास तीन टर्म्स होते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो हम लोग मल्टीनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं, एंड द जनरल टर्म फॉर दिस विल बी n factorial, which is 6 factorial, divide by r1 factorial, r2 factorial, r3 factorial, and a raised to r1, first term raised to r1, second term 2 raised to 1 by 3 raised to r2, so that is 2 raised to r2 by 3, and third term 3 raised to 1 by 2 raised to r3, so 3 raised to r3 by 2. इसी का सिग्मा चलता है विद द रिस्ट्रिक्शन दैट r1 plus r2 plus r3 इज इक्वल टू n, विच इज 6. तो आपको इसमें क्या निकालने हैं, रैशनल टर्म्स निकालने हैं. रैशनल टर्म्स मतलब ये सब पावर्स क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए. r1 r2/3 एंड r3/2, दे मस्ट बी इंटीजर, तभी ये रैशनल टर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर r2 की वैल्यू आपकी 4 हो गई, तो 2 raised to 4/3 तो कभी भी रैशनल नहीं हो सकता है. तो दिस पावर मस्ट बी इंटीजर. अब हम लोग कंडीशन बनाते हैं R1 R2 R3 की. व्हाट आर द पॉसिबल कंडीशन फॉर R1 R2 R3, जिससे कि ये एक इंटीजर हो जाए. तो हम लोग R3 की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, पुटिंग R3 एज 0. R3 को आपने 0 रखा तो ये इंटीजर हो सकता है. एट दैट टाइम R2 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, तो ये आप इसको फिलहाल अभी 0 रख दीजिए, एक केस ये. तो R1 यहां से आएगा, बिकॉज 1 raised to R1 इज ऑलवेज इंटीजर, तो R1 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा, बस ये इंटीजर होना चाहिए. बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो दिस इज 6. अभी आप R3 को फिर से 0 रख दीजिए, बट यू कैन टेक द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, विच इज 3, और ये आपका R1 इस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा कि समेशन टोटल 6 हो जाए. नेक्स्ट इज 0 6 0. तो डन विथ R3 इक्वल टू 0. अब इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी R3 इक्वल टू 0 की नहीं है. तो नेक्स्ट R3/2 इंटीजर होना चाहिए, तो R3 इज अ मल्टीपल ऑफ 2,
तो ये 2 कर दीजिए, जैसे आपने इसको 2 किया ये 0 कर दीजिए, ये 4 कर दीजिए, एक पॉसिबिलिटी। विथ 2 ये फिर से 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज। तो 2 के साथ भी आपका होगी सारी पॉसिबिलिटीज। नाउ यू कैन गो विथ 4। तो 4 के साथ आप उसको 3 तो नहीं कर पाएंगे, 4 + 3 = 7, मोर देन 6। तो 0 हो गया, ये 2 हो गया। तो दैट इज द पॉसिबिलिटी विथ 4। एंड वन लास्ट पॉसिबिलिटी इज 6 0 0। तो यही आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई 7। और इसमें आपको कॉफिशिएंट की वैल्यू निकाल के उनका सम कर देना है, सम ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट। तो फर्स्ट केस में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल को आप स्किप कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या ही होगा, इनटू, अभी ये दोनों 0 हैं, तो ये आपका 0 ही हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो पहला टर्म आपका हो गया 1। नेक्स्ट टर्म है 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, विच विल टर्न आउट टू बी 20। और यहाँ पे आप 3 रख रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। देन नेक्स्ट विल बी 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, विच इज 1, multiplied by 2 raised to 6/3, which is 2 square। ये हो गया। नेक्स्ट आपका है 402। तो ये 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 आपका रोल प्ले करेगा, 3 × 3 raised to 1। नेक्स्ट आपका 132। तो 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 × 3 प्लस, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, 204। तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और ये पावर 4 यहाँ पे रखेंगे आप, तो 4/2 2 हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। एंड द लास्ट वन इज 006। तो इट इज 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 raised to 3। अब सारी वैल्यू आप निकाल लीजिए। फर्स्ट वन इज 1, दिस इज 20 × 2 40, दिस इज 2 स्क्वायर 4, दिस इज 15 × 3 45, दिस इज 20 × 3 60, × 6 360, this will be 15 × 9 135, this will be 1 × 3 cube 27। So you add all of them and you will get the value as 612। Let's check what is the answer given. Answer is also given as 612. If in the expansion of this the coefficient of x and x square are given as 1 and -2, so we have 1 plus x whole raised to p into 1 minus x raised to q। तो बाइनोमियली आप इसको एक्सपेंड करिए। इसका पहला टर्म क्या हो जाएगा 1, दूसरा टर्म हो जाएगा p(c1)(x), और तीसरा टर्म हो जाएगा p(c2) विच इज p(p−1/2 x स्क्वायर। इससे ज्यादा आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर और एक्स का ही कॉफिशिएंट चाहिए। देयर आर मेनी मोर टर्म्स बट वी डोंट नीड दोस। अब सिमिलरली सेकेंड वाले एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू एक्स प्लस क्यू(q−1/2 x स्क्वायर)। अदर टर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अब आप कॉफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए कितना आ रहा है इस एक्सपेंशन से, उसको आप कंपेयर कर दीजिए गिवन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से। तो एक्स कब मिलेगा, जब यहाँ का कांस्टेंट टर्म इस एक्स से क्लब होगा तो -q, और जब यहाँ का एक्स इसके कांस्टेंट से क्लब होगा p-q, और इसकी वैल्यू गिवन है 1। तो दिस इज वन इंफॉर्मेशन, p-q इज 1। दूसरा इंफॉर्मेशन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, जब यहाँ का कांस्टेंट टर्म इसके एक्स स्क्वायर से क्लब होगा, तो we will be getting it as q into q-1/2। सिमिलरली यहाँ का x इसके x से क्लब होगा तो -pq, एंड यहाँ का एक्स स्क्वायर इसके कांस्टेंट से क्लब होगा तो p(p−1/2), और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, -2। तो आपको p² प्लस q² चाहिए। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस सेकेंड वाला इंफॉर्मेशन। आप एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा q, और ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, q² - q -2pq प्लस p² -pu, एंड दिस साइड इट विल बी -4। आप क्या करिए, q² p² और -2pq, इसको आप लिख सकते हैं p-q का होल स्क्वायर, और जो बाकी टर्म बच गए -q -p, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज -4। यू ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ p-q विच इज 1। तो यहाँ से p प्लस q की वैल्यू क्या आ रही है, -4 इधर आ गया, 1 + 4 = 5। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ p प्लस q एज 5। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए p² प्लस q² की वैल्यू।
तो ये हमें पता होता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अदरवाइज आपको पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू पता चल गया तो आप पी और क्यू इंडिविजुअली भी पता कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर आपका क्या हो गया 25, और पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो गया आपका 1। तो दिस टर्न्स आउट टू बी 13। 13 इसका आंसर होना चाहिए, विच इज ऑप्शन सी। यस, दैट इज द आंसर डी। For some n not equal to 10, let the coefficients of the fifth, sixth, and seventh term of the binomial expansion 1 plus x raised to n plus 4 be in AP। तो ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अब हम लोग इसके जनरल टर्म को लिखेंगे। तो जनरल टर्म इज टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस फोर, ये जो पावर है, सी आर फर्स्ट टर्म वन रेस टू एन प्लस फोर माइनस आर, वन रेस टू एनीथिंग विल बी वन, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, देन एक्स रेस टू आर। तो अगर आपको कॉफिशिएंट चाहिए फिफ्थ टर्म का, तो आप आर की वैल्यू फोर रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एन प्लस फोर सी फोर। सिमिलरली द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म विल बी हैविंग कॉफिशिएंट एन प्लस फोर सी फाइव एंड एन प्लस फोर सी सिक्स, ये आपके एपी में हो जाएंगे। तो हमें पता होता है कि if three numbers ABC are in AP, then we can write A first term plus C third term is equal to twice of the middle term n plus फोर C फाइव। बाइनोमियल कोएफिशिएंट की हमें एक प्रॉपर्टी बता होती है कि NCR प्लस NCR प्लस वन कैन बी रिटन एज n प्लस वन CR प्लस वन। वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए सब्सक्रिप्ट जो है कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए। फोर और सिक्स में तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप क्या करिए, आप फाइव सब्सक्रिप्ट वाला दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, एन प्लस फोर सी फाइव इसको भी दे दीजिए, और ये जो टर्म है इसको भी आप एन प्लस फोर सी फाइव दे दीजिए। तो इस प्रोसेस में आपने एन प्लस फोर सी फाइव एक्स्ट्रा टू टाइम्स ऐड किया एलएचएस में, तो वी मस्ट ऐड सेम थिंग इन आरएचएस ऑल्सो। तो ऑलरेडी टू टाइम्स था ही, अब ये फोर टाइम्स हो गया एन प्लस फोर सी फाइव। और जैसे आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, तो ये जो सुपर स्क्रिप्ट है ये एक बढ़ जाता है, तो ये बढ़ के हो गया एन प्लस फाइव। सी इन दोनों में जो बड़ा है वो आपके रिजल्ट में आ जाता है फाइव। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक बढ़ जाएगा एन प्लस फाइव, और इन दोनों में जो बड़ा है वो रिजल्ट में आ जाएगा आपका सिक्स। और आरएचएस आपका एज इट इज है फॉर टाइम बिंग। फिर से आप यही वाली प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, तो यू विल बी गेटिंग एन प्लस सिक्स सी सिक्स इज इक्वल टू फोर टाइम्स एन प्लस फोर सी फाइव। ना यूज एन सी आर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका एन प्लस सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू फोर टाइम्स एन प्लस फोर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फाइव फैक्टोरियल एंड एन माइनस वन का फैक्टोरियल। यहाँ से आपका n और n माइनस वन में n बड़ा है तो ये n हो जाएगा, मतलब वी आर यूजिंग बेसिकली n फैक्टोरियल इज n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। एंड अगर एक और रिक्वायरमेंट है तो आगे भी इसको इसी प्रॉपर्टी से ब्रेक कर सकते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो गया आपका, एंड यू लेफ्ट विथ n प्लस सिक्स इंटू एन प्लस फाइव। और यहाँ पे आपका सिक्स और फाइव में सिक्स बच गया। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, n प्लस सिक्स इंटू एन प्लस फाइव is equal to 4 into 6 into n, which will give you n square plus 11n plus 30 is equal to 24n। तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक बन रहा है आपके पास, which will be n square minus 13n plus 30 equal to 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यू आ रही है, 3 एंड 10, बट उन्होंने मेंशन किया है क्वेश्चन में कि n शुड नॉट बी इक्वल टू 10। तो आपको n की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, थ्री लेनी पड़ेगी। n इज इक्वल टू थ्री। तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, वन प्लस एक्स रेस टू एन प्लस फोर है, मतलब वन प्लस एक्स रेस टू सेवन हो गया। अब इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट हमें पता होता है वो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है। लार्जेस्ट कोफिशिएंट इज कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, सेवन प्लस वन एट टर्म्स है। तो या तो थर्ड टर्म या आप या तो फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म का आप कॉफिशिएंट लिख सकते हैं, सेवन सी थ्री या सेवन सी फोर,
which is same as 7 into 6 into 5 by 6, 35. So 35 is the final answer for this. Let's check what is the answer given. Answer is given as B, which is 35. Yes, we are also getting the same answer. Suppose A and B are the coefficient of 30th and 12th term respectively in this binomial expansion. तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है आपके पास, इसमें जनरल टर्म क्या हो जाएगा? जनरल टर्म हो जाएगा this n which is 2n minus 1 here, c r a raised to n minus r, 1 raised to anything is 1, आप उसको स्किप कर सकते हैं, then x raised to r, ये आपका जनरल टर्म हो गया। अब आपको कॉफिशिएंट क्या चाहिए? 30th टर्म का। 30th टर्म मतलब आर के लिए 39 डालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 1 सी 29। तो यहां से ये वैल्यू हो गई ए की, ए इज 2n माइनस 1 सी 29। सिमिलरली बी क्या है? बी आपका 12th टर्म का कॉफिशिएंट है, तो आप आर की वैल्यू 11 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग 2n माइनस 1 सी 11। और जो कंडीशन है और बी में, दैट इज 2a इक्वल टू 5b। तो ये कंडीशन आप इम्पोज करिए, 2a इज इक्वल टू 5b। 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप उसको एनसीआर की वैल्यू यूज करिए, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल विच इज 2n माइनस 30 का फैक्टोरियल इक्वल टू, अब 5 टाइम्स b आपके पास क्या है? b है 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 12 का फैक्टोरियल। तो क्लियरली यहाँ से 2n माइनस 1 तो कैंसिल हो जा रहा है, एंड वी आर गेटिंग, लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इधर हो गया 2, इधर हो गया 11 फैक्टोरियल, इधर हो गया 2n माइनस 12 का फैक्टोरियल, एंड दिस साइड वी हैव 5 इंटू 29 का फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 30 का फैक्टोरियल। तो ये जो फैक्टोरियल्स हैं ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस 18 है, इनके बीच का भी डिफरेंस आपका 18 है। तो आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते कॉन्सिक्यूटिव वाला। तो आप एक ऑब्जर्वेशन यूज करिए कि अगर दोनों साइड हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, दिस साइड एज वेल एज दिस साइड। आइडिया क्या है इसका कि ये जो बाहर वाले टर्म्स हैं 2 और 5 ना, ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाए। तो 11 को या तो 10 चाहिए या 12 चाहिए, तो 10 के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 के लिए 6 से। और इसको चाहिए आपको 28 या फिर 30 ही चाहिए इनफैक्ट, तो 5 इंटू 6 आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 12 इंटू 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल हो गया, और ये 2n माइनस 12 का फैक्टोरियल हो गया। ये 5 इंटू 6 आपका 30 हो गया, तो 30 इंटू 29 फैक्टोरियल ये आपका 30 फैक्टोरियल हो गया, और ये 2n माइनस 30 का फैक्टोरियल हो गया। तो पूरी तरह से फैक्टोरियल में आ गया, तो ऑब्वियसली ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए। ये एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे। तो 2n माइनस 12 इज 30, and at the same time 2n minus 30 is 12, and both are true for the same value of n, which is 42 by 2, which is 21। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? 21 आ रही है, which is ऑप्शन बी। यस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एन सी आर माइनस वन की वैल्यू 28 गिवन है, एंड एन सी आर की वैल्यू 56 गिवन है आपके पास। एन सी आर प्लस वन ये 70 गिवन है। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन, ये जो रेशियो है ये आपके पास आता है एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर, जो कि आप एन सी आर के फॉर्मूला से इजीली डिराइव भी कर सकते हैं। तो ये एन सी आर की वैल्यू 56 है, एंड एन सी आर माइनस वन की वैल्यू 28 है। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन बाई आर इज इक्वल टू 56/28 विच इज 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 3r-1। सिमिलरली जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? एन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई एन सी आर, ये है 70/56। 14 से कैंसिल कर लेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। अभी इसी रिजल्ट में अगर आप r की जगह पे r+1 रिप्लेस करेंगे तो आपको यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सिमिलरली आप इसमें भी r की जगह पे r+1 रिप्लेस कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा n-r/r+1। और अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पता है तो आप इसको डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग एनसीआर वैल्यू। यहाँ पे भी आप सिमिलरली वैसे ही कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हो गई 5/4। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 5n-5r, सॉरी ये 4n हो जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो 4n-4r
इज इक्वल टू 5r+5। फिर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 4n इज इक्वल टू 9r+5। ये 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू और r की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो n 8 आ जाएगा और r की वैल्यू 3 आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट ये बोला जा रहा है कि ए बी सी जो है ये वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, जहाँ टी पैरामीटर है, टी वेरी कर रहा है, और ये इक्वेशन आ रहा है लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी का। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो व्हाट आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी? ए का वर्टेक्स है आपके पास 4 cos t 4 sin t, है ना। ए इज 4 cos t 4 sin t, बी इज 2 sin t -cos t, -2 cos t। तो ये 4 cos t 4 sin t, बी इज 2 sin t -2 cos t, और सी का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है 3r - n r² - n - 1। 3r - n r² - n - 1। n की वैल्यू 8 आई है, r की वैल्यू 3 आई है। तो जैसे आप ये रखेंगे 9 - 8 1 हो जाएगा। ये आपका फिर से 9 - 8 - 1, ये आपका 0 हो जाएगा। आपको लोकस किसका निकालना है? सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? सम ऑफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स बाई 3। तो ये हो गया 4 cos t + 2 sin t + 1/3। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये एच की वैल्यू आप इससे इक्वेट कर दीजिए। तो 3h इज इक्वल टू 4 cos t + 2 sin t + 1। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो k इज इक्वल टू 4 sin t - 2 cos t + 0/3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k की वैल्यू हो जाएगी 4 sin t - 2 cos t। तो आप क्या करिए, 1 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये 3h - 1 हो जाएगा और ये 3k हो जाएगा। दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए। तो 1 को आपने ट्रांसपोज कर दिया, तो ये क्या बचा आपके पास? 4 cos t + 2 sin t का होल स्क्वायर, और इधर आपने स्क्वायर किया और ऐड किया, तो ये बचा आपके पास 4 sin t - 2 cos t का होल स्क्वायर। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि ये a + b होल स्क्वायर जैसे आप करेंगे तो 16 cos² t, और यहां से आपका 16 sin²t। cos²t + sin²t 1 होता है। सिमिलरली ये आपका 4 sin² t + 4 cos²t, ये 20 हो जाएगा, और 2ab इन दोनों जगह से आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो उसको लिखते ही नहीं है। इधर क्या हो जाएगा आपका? h को फाइनली हम x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस कर देंगे। तो यही लोकस है आपका। लेट्स सी क्या लोकस इन्होंने दिया है। लोकस इन्होंने दिया है 3x - 1 का होल स्क्वायर + 3y² = अल्फा। तो अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? ये 20 आ रही है। बाकी सब तो एलएचएस में एग्जैक्टली सेम है। तो 20 शुड बी द आंसर। आंसर इज ए 20। हाँ, वही आ रहा है अपना आंसर 20। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू गिवन है आपको 1 + σ r वेरीज 1 to 6 -3 raised to r - 1 इंटू 12c2r - 1। इस सिग्मा में आपके पास 6 टर्म्स है। अगर आप इनको एक्सपेंड करेंगे तो ये कैसा दिखेगा आपके पास? r की वैल्यू 1 रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा -3 raised to 0 इंटू 12c1। फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका -3 raised to 1 विच इज -3 इंटू 12c3। देन यू विल हैव -3 raised to 2 इंटू विच विल बी पॉजिटिव बेसिकली 12c5। ऐसे करके ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा जब r की वैल्यू 6 रखेंगे, -3 raised to 5 इंटू 12c11। अभी आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट का सबस्क्रिप्ट है ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, 1 के बाद 2 नहीं है, है ना। ये ऑल्टरनेट है 1 3 5। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, 1 + x⁻n और 1 - x⁻n, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस डायरेक्शन में हम लोग सोचते हैं। लेकिन इसमें एक तो ये है कि 1 3 5 है और बीच में साइन भी चेंज है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको इमेजिनरी टर्म्स भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा।
तो लेट्स राइट इट एज 1 + √3 रेज टू, ये जो सुपर स्क्रिप्ट है वो 12 है, तो 12 कर दीजिए आप, और यहाँ पे माइनस कर दीजिए 1 - √3 रेज टू 12 कर दीजिए इसको। तो यहां से आइडिया लगा कि हमें इस डायरेक्शन में सोचना है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट सबस्क्रिप्ट है एंड साइन भी आपका माइनस प्लस है, ऑल द साइंस आर नॉट सेम। तो जैसे आप इसको 12 करके यहां से एक्सपेंशन चालू करेंगे ना, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता होता है कि ओमेगा इज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हुज वैल्यू इज -1 +√3 i/2, and other cube root of unity is omega square which is -1 - √3 i/2। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ और नहीं बल्कि -2 ओमेगा स्क्वायर है, और ये आपका 2 ओमेगा है। बाद में इसका यूज करेंगे, पहले हम लोग बाइनोमियली इसको एक्सपेंड करते हैं। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा आपका, 12c0, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इनको आप क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये तो कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म आपका आ जाएगा 12c1 × √3 i। ये टर्म आपका दोनों जगह पे एड अप हो जाएगा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा 12c2 वाला, फिर आपका 12c3 वाला ऐड हो जाएगा, 12c3 √3 i/3, सो ऑन टिल आपका 12c11 √3 i/11 हो जाएगा। और आपने इसको क्या बोला है, दिस इज नेगेटिव, नीचे लिख लेते हैं, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 12, एंड दिस इज 2 ओमेगा की पावर 12। ठीक है, यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 i कॉमन ले सकते हैं, फिर आपके पास क्या बचेगा, 12c1, यहां से √3 कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा √3 का होल स्क्वायर विच इज -3 बेसिकली, तो -3 × 12c3। फिर अगला टर्म आपका रहा होगा √3 i/5, वहां से आपने √3 कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा होगा √3 4 विच इज 3 स्क्वायर × 12c5। तो ये जो टर्म आपको मिल रहा है दिस इज एग्जैक्टली सेम एज द टर्म विच यू आर लुकिंग फॉर। यही टर्म तो आपको चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -2 रेज टू 12, ये आपका 2 रेज टू 12 हो जाएगा, एंड ओमेगा स्क्वायर रेज टू 12 इज ओमेगा रेज टू 24, विच विल बी 1 बिकॉज ओमेगा क्यूब इज 1। सिमिलरली ये भी आपका 2 रेज टू 12 ओमेगा रेज टू 24 हो गया, 2 √3 i इंटू ये वाला टर्म जो आपको चाहिए। ये दोनों एग्जैक्टली सेम है तो 0 हो गया, तो ये जो टर्म आपको चाहिए इसकी वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। सिग्मा -3 रेज टू r - 1 12c2r - 1, इस चीज की वैल्यू 0 हो गई। तो अल्फा क्या था आपके पास, अल्फा इज 1 + दिस, तो 1 + 0 मीन्स ये आपका 1 वैल्यू आ गया किसका, अल्फा का, अल्फा इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 12, फ्रॉम दिस लाइन निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन एज अ बेसिक कंसेप्ट, एक पॉइंट है आपके पास whose कोऑर्डिनेट इज 12, √3, और ये जो लाइन है उसका इक्वेशन है अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई है, अल्फा x -√3y + 1 = 0, तो x -√3y + 1 = 0। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन बेसिक कंसेप्ट है, आप इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 12 -√3 × √3 +1 बाई √x कॉन्स्टेंट स्क्वायर +y कॉन्स्टेंट स्क्वायर, तो ये आ रहा है 10/2 5, so 5 should be the answer, answer given is 5, we are also getting 5।